जहाँ पप्पू अध्ययन में विशारद थे, वहाँ पाक शास्त्र में भी अपने हाथ दिखाने में चतुर थे। मेरी माँ सरला शास्त्री अत्यंत धर्मनिष्ठा थी। मासिक धर्म के समय में वो भोजन नहीं बनाया करती थी। इस कष्ट को देखकर पप्पू बहुत परेशान होते थे कि पंडित जी को भोजन बनाना पड़ता था। पंडित जी इस कष्ट को देखकर उन्होंने कहा, पंडित जी इन दिनों में भोजन बनाया करो। और कुशाग्र अध्ययन में तो यही पाकशाला में देखते रहते थे कि मेरी माँ किस प्रकार भोजन बनाती है, क्या करती है, किस प्रकार की दाल की सेवन बनाती है, वो सब देखते रहते थे। वो अरहर की दाल बहुत स्वादिष्ट बनाया करते थे। और ये एक विशेष बात थी, घी की चिंता नहीं होती थी, घी खूब डालते थे। क्यों कि घर में गाय का हमारे यहाँ था, साधन था। गाय मेरी माँ पालती थी, दूध दही घी की खूब कमी नहीं थी, कहीं भी कमी नहीं थी। और वो निरंतर उनका उपयोग विविध रूपों में किया करते थे। वह धीरे धीरे खीर बनाने की कला भी पकड़ ली थी। खीर में विभिन्न प्रकार के मेवा, बादाम आदि डाला करते थे और बनाया करते थे। एक दफे की बात है, पप्पू से रोटी जल गई थी। पिताजी ने जली हुई रोटियों को देखकर कहा, पप्पू ये रोटियां तो टकसाल से निकल के आ रही हैं। टकसाल वो जो होता है जो खरी उतर बताता है। तो हंसते थे, हाँ पंडित जी ये खरी हैं, मोहर लग चुकी है इस पर, ये रोटियां हैं, इस खाने योग्य हैं। तो इस पर लोग हाथ पड़ते थे। यह सब व्यवस्था चला करती थी और पप्पू वहीं भोजन करते थे और वहीं अध्ययन करते थे। और पता नहीं कितना समय बीत जाता था, संध्या हो जाती थी, निरंतर चले रहते थे। पप्पू पंडित जी की ऐसी साठ गांठ हो चुकी थी कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इस प्रकार पठन पाठन चलता रहा और मेरी ज्येष्ठा बहन कृष्णा शनई से ही वय को प्राप्त करती चली गई और इस योग हो गई या वो भोजन व्यवस्था में हाथ बटाने लगी। तो इस प्रकार पप्पू का जो कार्य सेवा थी वो उसमें हट गई और उन्होंने संभाल लिया। अब पप्पू को समय अधिक मिलने लगा और पप्पू जो हैं कि पंडित जी अब बहन अब समझ चुकी है, सब कुछ करती है, कोई कष्ट नहीं है। अब ऐसा करें कि हम जो हैं अपने निवास स्थान पर अवलोकन करें, हम वहीं अध्ययन करा करें, इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। तो पिताजी तो महारथी थे, वो चल देते थे, चल भाई वहीं चलेंगे, वहीं करेंगे। तो बाग खाम में जो आवास था जहाँ रहा करते थे वो वहीं अध्ययन रहा करते, वहीं जहाँ सारे रंगाचार्य जी के ग्रंथ थे उनको अध्ययन किया करते थे। धीरे धीरे उनमें क्षमताएं देखी, चित्रकारी क्षमता भी आने लगी उनमें थी। उन्होंने मेघदूत, ऋषसंहार, भवानी विलास का अनुवाद किया, चित्र बनाए, सब कुछ। एक दफे पप्पू बीमार पड़ गए थे तो पिताजी से बोले, पंडित जी डॉक्टर ने जो है अध्ययन करने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, पप्पू ऐसा करो तुम चित्रकारी करो। ऐसे चित्र बनाए हैं कि हतप्रभ रह जाता है अच्छा चित्रकार। 3 डायमेंशंस की इसमें ध्यान आती है। कहाँ वो 3 डायमेंशन समझ नहीं पाते होंगे, परंतु वो ऐसे चित्र बनाकर गए हैं। उन्होंने श्रृंगार जो है पिताजी ने देखा था और वो देखा इंग्लिश में है, संस्कृत में है और सामने प्लेट लगी हुई है, क्या है। इस प्रकार पंडित जी चर्चा करते थे, बताया करते थे। पंडित जी जो है उनको विविध रूप से, साहित्यकार रूप से, चित्रकार रूप से, हर दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। वही उन्होंने किया और उनके इच्छा को फलीभूत करने लगे। पंडित जी पप्पू को जब संस्कृत महाकवि कालिदास के मेघदूत को पढ़ा रहे थे तो मेघदूत की कल्पना उसके बिखरते केशों से की है। पप्पू के केश भी बड़े घुंघराले और फैले रहते थे। इसी को देखकर पप्पू से बोले, पप्पू कल से तुम क्लिप लगाया आया करो। दूसरे दिन पप्पू जो है गुरु के आदेश को साकार रूप देते हुए क्लिप लगा कर आ गए। इस पर मेरी माँ ने, सरला शास्त्री ने ये कहा, पप्पू क्या हुआ? जो बोले, पंडित जी जो बताते। तो ये पिताजी का उनका कथन और उसका क्रियान्वयन ये याद दिलाता है कि पप्पू व पंडित जी में कितना अगाध प्रेम था। कहीं दुराव नहीं था, कहीं छल नहीं था। पंडित जी पप्पू के सिगरेट पीने के व्यसन से बड़े दुखी थे और बार बार कहा करते तो पप्पू उसको व्यसन को छोड़ो।
इसका विषम प्रभाव पड़ेगा। पप्पू इस बात को सिर से विनम्र भाव से झुकाकर यही कहा कि पंडित जी ये तो चिरसिंगनी बन गई है। तो चिरसिंगनी नहीं, वो तो चिरसिंगनी बधू होती है, चिरसिंगनी नहीं है, ये चिरसिंगनी विनाशिनी है। पप्पू इसको छोड़ दो। एक दिन राजा मंडी के चौराहे पर पप्पू और पंडित जी टकरा गए। पंडित जी ने देख लिया पप्पू सिगरेट पी रहे हैं। जैसे पप्पू ने पंडित जी को देखा, तुरंत सिगरेट को मुट्ठी में बांध लिया और पैंट की जेब में डालने लगे। उन्होंने कहा पप्पू ज़्यादा देर हथेली जल जाएगी, हाथ चल जाएगा और पैंट भी जल जाएगी, इसलिए इसको फेंको। और कुछ नहीं, ये कहकर चल दिया। बस बार बार मेरी माँ से कहती थी पप्पू में ये कहाँ से आ गया ये सिगरेट पीने का भाव। तो मेरी माँ कहती शायद उसको चैन मिलता हो, कुछ ऐसे ध्यान आता हो, कोई लेखन कार्य में सहायता मिलती हो। तुम तो खामा उनके ऐसे कहती रहती हो, ये नहीं कहती उसको तो पप्पू छोड़ दे, तुम कह दोगी छोड़ देगा। तुम्हें क्या पता मैं कितना कहा है कि पंडित जी तो की रहते हैं। इस बात पे पप्पू मौन हो जाते। बच्चा तो है, क्या किया है, बच्चा कितना ही बड़ा हो छोटा हो, बच्चा ये मेरी, ये पंडित जी का चाहत थी। पंडित जी के प्रति पप्पू में बहुत विनम्रता का भाव था, आदर भाव कूट कूट का भरा हुआ था। जब भी उनके घर पे कोई मित्र सदस्य जाता और बातें करता उठता तो यही कहते किवाड़ बंद करते के जाइए। परंतु पंडित जी जैसे ही जाते थे खटखट करते थे, उठते थे और उनके चरण स्पर्श किया करते थे पप्पू, और जाते वक्त खुद बाहर आते थे तब चरण स्पर्श करते थे, तब दरवाजा करते। तो पिताजी कहते थे पप्पू बैठ जाओ। नहीं पंडित जी ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पंडित जी के प्रति भाव था। सरला शास्त्री को हम भावों के नाम से संबोधित करते थे। पप्पू भी इसी नाम से को स्वीकार कर लिया था, परंतु भावों की शब्द उत्पत्ति बड़ी विचित्र कर डाली थी। क्यों कि वो कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने भू से भव और भव से भाव और भाव से ओ लगाकर भावो, वही भावो जो है भावों बन गया और यही इनका वात्सल्य मां का उभर आया। क्यों? उस पप्पू में मेरी मां, मेरे बड़े भाई कामेश्वर जो निधन हो चुका था, उसमें झलकित पाती थी और वही कहती थी ये लौट कर आ गया है मेरे पास। वही भावों की उत्पत्ति देखकर पंडित जी ने कहा अरे पप्पू तुम तो नए पाणी बन गए हो, तुमने अपने माँ को क्या उत्पत्ति कर डाली। वास्तव में तुम जो है बहुत निकट पहुंचते चले जा रहे हो और जो बात मुझे नहीं पता होती है वो तुम्हारी माँ को पता होती है। बात क्या थी? एक दिन पंडित जी ने उनसे कहा था पप्पू तुम शादी मत करना। उन्होंने कहा, चुप हो गए और इसका जवाब पंडित जी को नहीं दिया, मेरी माँ को दिया और माँ ने मुझे बताया कि देख तेरे पिताजी क्या कहते रहते हैं। तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा भावो पंडित जी कहते हैं शादी मत करना, मेरे पितृवंश वृक्ष कैसे आगे चलेगा, मेरी माँ बाप को पता लगेगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ये छोटे से बच्चे में इतनी पहुंच दिमाग ये बताती है कि कितनी सूझबूझ थी। पिता को एक गुरु के रूप में वो उत्तर नहीं देते थे, कितना सम्मान करते थे, परंतु माँ को अपना पिता समझा, गुरु समझा और वो बात पंडित जी तक पहुंच गई। तो पंडित जी को पता लगा तो उन्होंने कहा पप्पू तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? अरे पंडित जी कोई बातें अपनी माँ से बताने की होती हैं, पिता से बताने की नहीं होती। इस पर पिताजी ने कहा तुम्हारी गुटोरगू जो है माँ बेटे के बीच में मैं
क्यों बनूं मुसल्लम? दांत भात में मुसल्लम मेरा बेकार है बनना, इसलिए तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। पंडित जी मुझसे यही कहते थे, देखो तुमने रस्म निष्पत्ति पढ़ी होगी। मैंने हाँ, ये भावो और पप्पू का जो स्थायी भाव है वो आलम्बन भी है और आश्रय भी है, और यही रस की अंतिम सीढ़ी साधारणीकरण होती है। यही साधारणीकरण हो रहा है, परत्व पर स्वत्व की विजय हो रही है, और यही वात्सल्य रूपी रस्म निष्पत्ति यहाँ हमारे यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। भावो इसको अध्ययन की तरफ नहीं लेना चाहती, ये अपने प्रेम की तरफ ज़्यादा ले जा रही हैं। तो वो कहती थी, देखो अध्ययन करना है कराओगा, मैं तो इसको गृहस्थ की ओर भी लेके जाऊंगी, क्योंकि इसको गृहस्थ भी संभालनी है, क्योंकि पूरा गृहस्थ अध्ययन ही जरूरी काम देगा, इसलिए आप अध्ययन कराओ, मैं गृहस्थ पढ़ाऊंगी। ये माँ के प्रति भावना थी। ये भी बड़ी विचित्र कहानी है। सुना था मैंने, रांगे राघव दस्ते के दस्ते खत्म कर डालते हैं। मैं छोटा था, पिताजी से आग्रह किया कि दस्ते के दस्त कैसे खत्म हो जाते हैं, क्या वो मोटे मोटे अक्षर लिखते हैं, क्या है? तो पिताजी ने कहा, देखना है, चलो मेरे साथ अभी। मैं गया, पहुंचा, खटखट की पिताजी ने केवाड़ की। खटखट सुनते ही पप्पू जब उन्होंने कहा तो एकदम आए, चरण स्पर्श किए और अंदर आए, बैठाया। तो बोले, हाँ भाई आया, तुम कैसे आए? क्यों कि मैं छोटा था, उस समय उच्चारण और या नहीं कर पाता था ठीक, इसलिए वो आया करके ही मुझको चिढ़ाया करते थे, और उस शुद्ध उच्चारण में उनका बहुत योगदान रहा है। लिख कर बताते थे, देखो ये हाल है, आता है, जब आ की मात्रा आ जाएगी आ हो जाएगा, आ ऐसे उन्होंने मुझे सिखाया। मैं उनका कृतकृत्य करा, उन्होंने मुझे इस ओर लिया, रिम की और गणपत की ओर। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये क्या बात है? उन्हें देखो कितनी लगी हुई है चौकियाँ, इस पर कहानी है, इस पर नाटक है, इस पर उपन्यास है, कभी इस पे बैठ जाता हूँ, कहीं इस पे बैठ जाता हूँ, कहीं इस पे बैठ जाता हूँ। जब मैंने देखा, जो मेरे दिमाग में था कि मोटे मोटे अक्षर लिखते हैं, मैं देखा मक्खी मारू लिखते हैं, बहुत महीन लिखते हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो जो मैं समझ गया। क्या समझे? मैंने तो यही कहा, भाई साहब पिताजी से यही कहा कि मोटे मोटे अक्षर लिखते हैं क्या, देखो। तो ये इनके रंग कैसे खत्म हो जाते थे? पिताजी बोले, पंडित जी मैं तो जब घूमता हूँ तो न जाने कितने कथानक में ले लेता हूँ, कितने मेरे दिमाग में दौड़ पड़ते हैं, जाता हूँ सारा आप उड़ लेना चाहता हूँ। आपने यही सिखाया, जो है तुरंत लिख डालो, उस पर जरा भी देरी मत करो। इसलिए जैसे होता है, उग जाता हूँ इस पर तो इस पे आ जाता हूँ, इस पे उगता हूँ तो इस पे आ जाता हूँ। इस प्रकार मेरी लेखनी और प्रक्रिया में प्रतियोगिता चलती रहती है और उसको मैं साकार करता रहता हूँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ मेरी अंतिम सांस में दिखता रहूँ। इस अंतिम सांस तक मैंने जब उस पुस्तक पुनः को और अंतरण को पढ़ा, भाभी जी के द्वारा लिखी, तो उसमें लिखा कि जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तो संभवतः कविता निकल रही थी।